सर, आपके अनुसार नक्सलवाद क्या है? फंडिंग होती है, कैसे होती चार सोर्स ऑफ जो इनकम बताए जाते हैं। जैसे आप अगर लांजी से रहने वाले हो, है? जी आपको पता होगा कि लांजी से चौरिया का एक रोड बनने जी वाला था, तो आपको सीमेंट फैक्ट्री चलाना है, तो वहाँ का जो बाहुबली होगा तो उसको एक परसेंटेज ऑफ कट आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे बाहुबली नक्सल है। जो नक्सल का जो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है कि हम जल जंगल जमीन बचा रहे हैं, क्योंकि जल जंगल जमीन आप कहाँ बचा रहे हो? जिसमें आप घूम रहे हो वो नेशनल फॉरेस्ट है। तो जब पुलिस पे हमला करने का जो मंशा होता है नक्सली का, कि अगर पुलिस पे हमला करते हैं तो पूरे समाज को डराते हैं। वो हथियार के और बिना हथियार दोनों के साथ सरेंडर कर सकता है। जितने भी नक्सली जो बालाघाट में हमारे को सक्रिय रूप में दिखते हैं, वो अपने छत्तीसगढ़ से और दूसरे स्टेट से आए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो मैसेज है जो आप हमसे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से आप लोगों को सुनाई पड़ता है कि कैसे हॉक फोर्स या पुलिस की कोई भी विंग जंगलों में जाके किस तरीके से नक्सल गतिविधियों को अंजाम देती है, उनको इनकाउंटर के लिए जो भी चीजें प्रोसेस होती है, इन सारी चीजों पे आज हम विस्तार से चर्चा करने के लिए हॉक ऑफिस, जो आज मेन ऑफिस है, वहां पर हम उपस्थित हुए। हमारे साथ आईपीएस मोतिउर रहमान सर जुड़ चुके हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे क्या समस्या जवानों को सर्चिंग के दौरान होती है और किन मुश्किलों का सामना सबको करना पड़ता है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। सर, आपके अनुसार नक्सलवाद क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं जो लोग मुख्य धारा से भटक कर इस ओर जाते हैं? नक्सलवाद जो है उसका मुख्य कारण जो है, जो कुछ लोग जिनको ये दिखा कि अगर वो सबसे देश में जो सबसे मासूम लोग जो हैं उनको कैसे बरगलाया जाए, उनको कैसे माइंड वॉश किया जाए। जो ऐसे लोग हैं जिनका एक्सपोजर बहुत बाहर की दुनिया से नहीं है, उनको कैसे हम अपने षड्यंत्र में शामिल करें। तो वैसे लोगों ने जो मासूम लोगों को षड्यंत्र में शामिल कर उनको देश के अलग अलग प्रदेशों में भेज के वहां पर आत्मघाती हमले करना या पुलिस पे हमले करना या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे हमले करना, तो ये जो है एक फॉल्स प्रोपेगेंडा में फंसा के उस मासूम को परेशान करने की एक बुरी प्रक्रिया को ही नक्सलवाद बोलते हैं। सर, नक्सली जो अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें, उनको जैसे धन लाभ जो होता है, सर ये कैसे इनको मिलता है और इसे कैसे रोका जा सकता है? जो फंडिंग होती है कैसे होती है और इसे क्या रोकने के प्रयास है? चार सोर्स ऑफ जो इनकम बताए जाते हैं। पहला, सबसे पहला तेंदुपत्ता होता है, दूसरा होता है लकड़ी कटाई, बांस कटाई, और फिर रोड ठेकेदार का काम। जी तो मेन ये चार सोर्स ऑफ इनकम। जैसे कि आप बिहार गए होंगे या कभी गए होंगे, कभी नहीं तो कहानियां सुनी होंगी कि एक वो गुंडा राज हुआ करता था। मैं भी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, अब तो बहुत अच्छी हो गई हालत। तो आपको कोई बिजनेस करना है, आपको अगर एक सीमेंट फैक्ट्री चलाना है, तो आपको सीमेंट फैक्ट्री चलाना है, तो वहां का जो बाहुबली होगा तो उसको एक परसेंटेज ऑफ कट आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे बाहुबली नक्सल है। तो वहां पे ये जो पैसा जो है, वो जो भी लकड़ी कटाई करेगा, जो भी बांस कटाई करेगा, तो उससे अब क्या है कि वो बहुत ही इंटीरियर में जाके, जंगल के कोर में जाके वो बांस कटाई कर रहा है। आप जाओगे उसके पास, क्योंकि आपके पास बंदूक है, आप नक्सल अपने आप को कह के कि आप जनता की फाइट कर रहे हो, आप जाओगे उसको बोलोगे कि तुम इतना हमको दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सामान, तुम्हारा जो भी लकड़ी तुमने काटा है, या तुम्हारा कोई भी मशीन है या तुम्हारा वर्कर है, उसको मैं भगा दूंगा, उसमें आग लगा दूंगा। तो फिर वो आदमी जो भी बिजनेसमैन होगा, ठेकेदार हमेशा बिजनेसमैन होगा, तो उसको जब ये चीज समझ आएगी कि भाई मुझे तो पैसा देना है इनको, वो पहले तो उसने सोचा था कि जो टेंडर में पैसा देना है वो पैसा देना है, उसके बाद जो सामान बिकेगा दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसका प्रॉफिट होगा, जो उसको घर लेके जाना है। अब उसको पता चला कि उसको टेंडर के साथ कुछ पैसा इनको भी देना है। अब वो पैसा रिकवर करने के लिए क्या करेगा? अगर आप रहोगे वहां पे फॉरेस्ट में, आप रहोगे, आपको मिला होगा टेंडर, तो आप क्या करोगे? मे भी हो सकता है कि आपको 50 पेड़ मिले होंगे, आप 60 काट दोगे, 10 पेड़ का जो पैसा होगा वो आप इनको दे दोगे, तो वो भी, उनको भी पैसे मिल जाएंगे और आपका भी काम हो जाएगा। जो नक्सल का जो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है कि हम जल जंगल जमीन बचा रहे हैं, अगर आप जल जंगल जमीन बचा रहे हैं तो आप किसी भी ठेकेदार से आप एक्स्ट्रा पैसा लोगे तो वो पैसा कहाँ से निकालेगा वो? तो ये चीज कभी इनको वैसे भी कोई मतलब नहीं है नक्सल को कि वहाँ के लोकल जनता पे क्या फर्क पड़ेगा, या उनके लिए अगर रोड बन जाए। जैसे आप अगर लांजी से रहने वाले हो, आपको पता होगा कि लांजी से चौरिया का एक रोड बनने वाला था, जो पिछले 5, 6, 7 या उससे भी हमको लगता है कि लंबे टाइम से उसमें आप अगर देखोगे जो उसके मशीनरी वगैरह पे आग लग गई थी, जिसके कारण ठेकेदार ने फिर उसको अलग भी दिक्कतें, ट्रैक्टरों को जलाया गया था, कुछ दिक्कतें भी फेस होती रही उसको। तो आप उसको देखोगे तो जो गांव है, जो पितकोना के नीचे से गांव है, अब उनको अगर लांजी आना है तो उनको पूरा बालाघाट क्रॉस करके आना पड़ेगा। 3 महीने तो मिनिमम आप उनको काट देते हो। जो चौरिया से आपका जो रास्ता है नीचे का, आप अगर वो बन जाए तो उसमें डेवलपमेंट किसका होगा? ग्रामीणों को। मगर वो चाहते नहीं है
वो चाहते हैं कि ये पीछे रहें। सर, पिछले कुछ वर्षों से मुठभेड़ में नक्सलियों को जवानों द्वारा करारी हार मिल रही है नक्सलियों को। सर, तो क्या ऐसा कोई आशंका है कि नक्सली कोई बड़ी घटना के लिए कोई ऐसी तैयारी कर रहे हो जिससे कुछ जवानों को नुकसान हो? क्या ऐसी कोई आशंका है आपको? अगर आप सोचोगे तो अगर आप किसी गांव में रहते हो, वहां पर अगर आपको गुंडा बनना है तो आपको गुंडा बनना है, वहां पर आपको लोगों में दौड़ जमानी है, तो आप गांव के सबसे बड़े आदमी को डांटो, वहां के सरपंच को आप डरा दो, तो पूरा गांव डर जाएगा आपसे। तो जब पुलिस पे हमला करने का जो मंशा होता है नक्सली का, कि अगर पुलिस पे हमला करते हैं तो पूरे समाज को डराते हैं। नक्सली, जब आप नक्सली इतिहास को देखेंगे और नक्सली गतिविधि को देखेंगे तो आपको हमेशा जो नक्सली जो है वो किसी भी नियम से बंधे नहीं होते, बिल्कुल। और कोई भी उनका ये नहीं होता कि उनको कोई कोर्ट में जाके अपने को बताना है कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। तो वो बस मौका देख के कोई भी हमला कर सकते हैं, इसके लिए हमेशा सजग रहने रहता है। इसलिए हमारी जो एसओपीज होती है उसको हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिसमें नक्सली हमारी किसी चूक का फायदा उठा सके। सर, नक्सलवाद से लड़ने के लिए समाज में क्या सुधार किया जा सकता है जिससे जो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं वो भटके ना? ये जो कंसेप्ट है, ये जो आपका सवाल है, उसमें एक क्लैरिटी मैं देना चाहूंगा। जैसे कि मैं बिहार से आता हूँ, कोई मेरे दोस्त काफी अलग अलग देश से भी आए हैं, कोई अलग अलग अफगानिस्तान, फिर मलेशिया, मालदीव के भी लोग हैं, जी। और इंडिया के भी अलग अलग स्टेट के भी लोग हैं। जब भी कोई लोकतंत्र में किसी को इशू होता है, जी। जैसे कि गरीबी है, भूखमरी है, या कोई भी इशू है, पढ़ाई का अपॉर्चुनिटी नहीं, एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं, नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं, तो कोई भी समाज में उस ये जो चीजें हैं सारे समाज का पार्ट होती है। मगर कोई भी समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो जो लोग हैं वो हथियार लेके घूमे। अपने पड़ोसी देश को भी देख सकते हो कि हथियार उठाने पे कितना लॉन्ग टर्म नुकसान होता है, बिल्कुल। शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। जैसे पुराने सरेंडर नक्सलीज भी हैं, पुराने नक्सली हैं जो दलम छोड़ चुके हैं, उनके द्वारा भी ये बताया गया है। हमारा जो समाज है जिसके लिए नक्सली बोलते हैं तथाकथित कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं, जो उनका डेवलपमेंट होगा वो हथियार के माध्यम से नहीं होगा। जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो वहाँ पे हमारा लोकल ग्रामीण पॉपुलेशन, उसी का नुकसान होगा। जी। और फायदा कोई ऐसा आदमी होगा जो जो ना तो जंगल में रहता है, उसको 24 घंटा 365 दिन कैसे घूमना है, किधर जाना है, कहाँ से पानी पीना है, उसको कोई फिक्र नहीं। वो अपना एसी में रह के अपना आरओ वाटर पी के यहाँ पर ग्रामीणों को और जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन उनको जंगल में घुमाते हैं। नक्सलवाद से निकलने के लिए जो सबसे पहला जो है कि जो हमारे लोग जो इसमें फंस गए हैं, जो दलम में फंस गए हैं, असल में दलम, अगर नक्सलवाद को आप समझोगे, अगर लॉन्ग टर्म पे समझोगे, तो नक्सलवाद एक कोई ओपन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब कि खुला ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप अगर जैसे प्रेस से हो, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, एक ओपन ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें ये पता होता है कि भाई कि इनका प्रेस नोट क्या निकल रहा है, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, इनकी अगली एक्टिविटीज क्या है। साथ में ये जो ऑर्गेनाइजेशन सीपीआई एमएल है, लेनिनवादी जो लोग हैं, जो अपने को नक्सलवादी या माओवादी बोलते हैं, तो ये लोग का जो काम है ये बहुत क्रिप्टिक है, मतलब कि ये खुले में नहीं है, बहुत ही क्या कहते हैं बहुत ही छुप के काम होता है। तो उसमें जो लोग रहते हैं उनको, जो आम जनता को पता होती है कि इलॉन मस्क क्या कर रहा है, देश की प्रगति किधर जा रही है, या बुलेट ट्रेन की तरफ इंडिया जा रहा है, या हम लोग स्पेस में नासा इसरो क्या कर रहा है, इस तरह की जानकारी उस आदमी के पास नहीं। जो आदमी अभी दलम में है उसको ये पता ही नहीं कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, और उसका फायदा उठा के उसको जो कुछ लोग जो है उनको हथियार देके और उसको जंगल में भेज देते हैं। तो अब इन लोगों तक मैसेज पहुंचाना कि भाई आप फ्रीली सरेंडर कर सकते हो, और ये भी नहीं कि आप पुलिस के पास आके सरेंडर करो। आपको जहां सेफ लगता हो, जिस स्टेट में सेफ लगता हो, अपने 50 लोग के साथ, बहुत बार ये होता है कि लोग बहकाते हैं भाई पुलिस के सामने मत करना, या पुलिस सरेंडर ही मत करना कभी, क्योंकि सरेंडर करोगे तो कहीं पुलिस आपको कुछ कर देगी, आपको जेल भेज देगी, ये कर देगी। तो पुलिस के सामने आपको अगर डर लगता है तो आप बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे आप सरेंडर कर सकते हो। हर कोई आदमी अगर 50 लोग के सामने सरेंडर करता है, या अपने गाँव वालों के सामने सरेंडर करता है वापस घर जाके, फिर उसके बाद 50 लोग के सामने पुलिस, अब ऐसी भी भारतीय पुलिस नहीं है कि वो उसको उसकी जान लेने पे तुल जाए कि भाई तू सरेंडर क्यों कर रहा है। भलो ये अच्छी चीज होगी कि भाई वो हमारा भाई जो है, जो जंगल में परेशान हो रहा है, वो बाहर निकल के आ रहा है। तो हम लोग एमपी पुलिस, हॉक फोर्स हमेशा सरेंडर को सपोर्ट करता है, और हम लोग चाहते हैं कि ये जो मैसेज है जो आप हमसे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे, और ये चीजें वहां तक भी पहुंचे जिन तक पहुंचना चाहिए। जो लोग हमारे इस प्रॉब्लम में फंसे हैं उनके परिवारजन तक पहुंचे कि भाई आप लोग अपने बच्चों को बाहर निकालो, इसमें फ्यूचर नहीं है, और इसमें जो है कोई भी फायदा भी नहीं है। ना तो जल जंगल जमीन बचती है, क्योंकि जल जंगल जमीन आप कहाँ बचा रहे हो, नेशनल फॉरेस्ट है वो, जिसमें आप घूम
घूम रहे हो वो नेशनल फॉरेस्ट है। पूरे देश में ऐसे अनेक नेशनल फॉरेस्ट है और हर जगह कहीं भी जल जंगल जमीन में कुछ नहीं होता, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट उसको कानून के तहत सुरक्षा होती है कि वहां पे लकड़ी कटाई नहीं हो सकती, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता और भी चीजें उसमें प्रतिबंध होता है। तो नेशनल फॉरेस्ट को आप वहां पे घूम रहे हो, वहां पे एक माहौल भी आप निगेटिव क्रिएट कर रहे हो, टूरिस्ट जो आता है वहां का लोकल लोग डेवलप होता है उसके वजह से, तो उसको भी आप हार्म कर रहे हो, तो पूरे इकोनॉमी को आप एक तरह से नुकसान कर रहे हो और किसी का फायदा नहीं है इस पूरे इसमें इसमें बस कुछ सिलेक्टेड लोग का फायदा है शायद, जो पीछे से पैसा कमा रहे हो। सर बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा कि यह मैसेज उन तक पहुंचे जिन तक यह पहुंचना चाहिए, हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। दूसरी चीज सर, नक्सलवादी जो होते हैं, जो भटके हुए थे मुख्य धारा से, इनको वापस मुख्य धारा पे लौटने के लिए या वापस लाने के लिए सरकार की सरेंडर पॉलिसी क्या है और क्या इसके बेनिफिट्स है जो उनको वापस आत्मसमर्पण करने पर उनको मिल सकते हैं? एमपी का जो अपना सरेंडर पॉलिसी 2023 जी, उसमें ये काफी फैसिलिटीज दिए गए हैं कि कोई भी आदमी अगर सरेंडर करता है जो एमएमसी जोन में एक्टिव रह चुका है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन में एक्टिव रह चुका है, वो हथियार के और बिना हथियार दोनों के साथ सरेंडर कर सकता है। सरेंडर करने के लिए उसको कोई पुलिस के पास नहीं जाना है, मुखिया के सामने, मीडिया के सामने, पंचायत के सामने, पत्रकारों के सामने, एमपी के सामने, एमएलए के सामने, कहीं भी जाके किसी भी जिला में सरेंडर किया जा सकता है पूरे मध्य प्रदेश में। और उसके साथ में कि जब, क्योंकि सरकार समझती है कि कोई भी व्यक्ति जब इतने साल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में रहा है और तो उसकी माली हालत, उसकी फैमिली हालत, उसकी मेंटल हालत बहुत उसकी जो नॉर्मल लेवल से नीचे हो सकती है, इसलिए सरकार जो है घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए, स्वरोजगार के लिए पैसे उसमें देती है और साथ ही जो है एक मंथली स्टाइपेंड आपको 36 महीने के लिए मिलता है। तो सर ये एक बेहतर सेंटर पॉलिसी अपनी एमपी सरकार की कही जा सकती है, जिससे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को इससे जुड़े लाभ मिल सकते। सर ये लाभ कब तक मतलब कब से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं? जब से सरेंडर करता है, एक कमेटी रहती है जी, उसमें मेंबर होते हैं एसपी और कलेक्टर और साथ में और भी लोग उसमें मेंबर होते हैं। तो वो कमेटी तुरंत ही उसको, जो भी व्यक्ति सरेंडर करता है, उसको जो भी फायदे दिए हैं पूरे नक्सल पॉलिसी में, उसको वर्णन किया गया कि कोई आदमी हथियार के साथ सरेंडर करता है तो शायद 2.5 लाख रुपए है और बिना हथियार के करता है तो 1.5 लाख रुपए है। तो ऐसी अमाउंट उसको मिलेगी, साथ में घर और भट्टे की जमीन और भी कभी फैसिलिटीज है। और सबसे बड़ी जो फैसिलिटीज है कि आप अगर देखोगे कि नक्सल दलम में जब किसी नौजवान को उसमें भर्ती कर लेते हैं तो उसकी नसबंदी कर दी जाती है, जिसके कारण उसको परिवार सुख कभी नहीं मिलता। तो सरकार की ये पॉलिसी भी है कि उसका मेडिकल इलाज करा के उसको एक नॉर्मल जीवन उसको दिया जाए। सर आप बतौर हॉक कमांडेंट बालाघाट में हॉक फोर्स पे आप पदस्थ हैं सर, डायरेक्टली नक्सली गतिविधियों पे आपका यहाँ पर होना क्या मुश्किलों भरा था और किस तरीके से आपने इसको कार्य किए हैं? जैसे बालाघाट जो हमारा जिला है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये कुछ मध्य प्रदेश में कुछ जो जिले हैं जो नक्सलवाद के से प्रभावित हैं। अगर आप पूरे मध्य प्रदेश को देखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, जो मतलब कि अंदर स्टेट के अंदर क्या क्या बड़े खतरे हैं, अगर उनको देखा जाए तो मेन जैसे कि पहले डकैती था वो समाप्त हो गया। अभी सिमी या स्लीपर सेल का कोई एक्टिविटी है जिसपे अच्छी कार्रवाई एटीएस के द्वारा की जा रही है। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वो नक्सलवाद का है, जिसपे जो जिला बल है और स्पेशलाइज यूनिट जो है हॉक फोर्स, वो इस पे काम कर रही है। बालाघाट मंडला जिले में नक्सली समस्या को कैसे देखते हैं आप, और इन जिले में जो दलम काम कर रहे हैं जैसे केवी दलम, तांडा दलम, मलाश्वान, जो भी है दलम जो काम करे, इनसे कैसे मुक्त किया जा सकता है? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बालाघाट में हमारे जो लोग हैं, बालाघाट के मध्य प्रदेश के लोग हैं, वो नक्सलवाद में शामिल नहीं। जितने भी नक्सली जो बालाघाट में हमारे को सक्रिय रूप में दिखते हैं, वो अपने छत्तीसगढ़ से और दूसरे स्टेट से आए हैं। तो ये दर्शाता है कि जो यहाँ के, और आप इलेक्शन भी आप कवर किए होंगे, आपने इलेक्शन में भी देखे होंगे कि काफी हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको उस आइडियोलॉजी में बिलीफ नहीं, जो आइडियोलॉजी यहाँ पे बताई जाती है नक्सलवाद के द्वारा, वो आइडियोलॉजी में उनको बिलीफ नहीं है। अगर ऐसा होता तो वोटिंग परसेंटेज आप शायद 40% देखते हैं, मगर वोटिंग परसेंट 92%, 93%, कोई पोलिंग बूथ पे 100% वोटिंग है। और साथ में जो है, जो यहाँ पर जो लोकल लोग का जो सपोर्ट है वो भी बहुत मिनिमम है। वहाँ पे कोई आदमी उसके पास अगर वो डर के मारे सपोर्ट कर दे रहा है, उस तरह का सपोर्ट बेस है। कोई ऐसा नहीं कि इच्छा से लोग जाके, जैसे कि ग्रुप में जाके 100 लोग मदद कर रहे हैं, कहीं पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं नक्सल बस
फोकस कि हमको कहाँ पर मौका से क्या फायदा उठा सकते हैं, उस पर काम करके जो कितना भी रेवेन्यू कहीं से कलेक्ट कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं वो। बालाघाट जिला में जो नक्सली आते हैं छत्तीसगढ़ से, आपने कहा कि बाहरी जो शरण लेने के लिए आते हैं, तो सर बालाघाट जिलों को ये क्यों चुनते हैं? क्या ऐसा है यहाँ पर जो? बालाघाट जिला जो है ये हमारा एमएमसी जोन में आता है, जी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उसके अंतर्गत बालाघाट जिला आता है। तो बालाघाट ये नहीं है कि वो उनके लिए बस की एक धर्मशाला है कि भाई हम आए और रुके और चले गए। बालाघाट को उन्होंने स्टेट कमेटी बनाया है और यहाँ पर उनका लंबा मतलब कि इस एरिया में उनको काफी इंटरेस्ट है और काफी वो यहाँ पर अपना जब बस्तर में और जो उनके जो पुराने एरिया है जहाँ पे अभी काफी कार्रवाइयां चल रही है, तो हमेशा जो है वो ऐसे अलग जगह जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे उनको सेफ फील होगा। मगर बालाघाट उनके लिए अभी वो स्थिति नहीं है। पिछले 4-5 साल में काफी अच्छे कार्य हुए हैं, इसके वजह से अब जो है उनको कोई और एरिया देखना पड़ेगा, मे भी किसी और स्टेट से। बालाघाट जिला, मंडला जिला जो नक्सल प्रभावित समस्या से जूझ रहा है, आपकी नजरों से अगर देखें तो इसको पूरी समस्या से निजात पाने के लिए एक बेहतर उपाय क्या हो सकता है? बेहतर उपाय जो है, जो सबसे बेहतर उपाय है वो ये है कि यहाँ के लोग जो हमारे जो नक्सल जो आते हैं उनको ये बताएं कि देखो तुम खुद परेशान हो, तुम कहीं और से आए हो। जैसे आजादी की लड़ाई थी जी या कोई ऐसी लड़ाई थी जिसका कोई मतलब था कि उससे कोई फायदा निकल के आता था कि हाँ भाई हम जो है ये लड़ाई करेंगे। जैसे रिवोल्यूशन आप सोचोगे, अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ, कोई भी रिवोल्यूशन हुआ, उससे कोई फायदा, जैसे इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान की लड़ाई भी जिसमें बांग्लादेश पैदा हुआ। जी तो हमेशा अगर आप कोई चीज लड़ाई अगर कर रहे हो तो आपको कुछ फायदा होना चाहिए, उसका कुछ उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। इस लड़ाई का पिछले 30 साल का जो रिजल्ट है वो सिर्फ ये है कि हमारे लाखों सिविलियन लोग मर रहे हैं, जी पुलिस वाले मर रहे हैं और वहाँ के ग्रामीण गरीब हो रहे हैं। जी तो जो एरिया जो जहाँ पे वो उनका स्ट्रांग होल्ड भी है, वहां पे भी अगर नक्सलियों ने कोई भी स्कूल नहीं खोले आज तक, कोई भी अस्पताल नहीं खोले, कोई रोड नहीं बनने दी, तो ये जो हमारा जो ट्राइबल समाज है उसका दमन करने का सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है नक्सली। जब कुछ गांव में अगर आते हैं नक्सली, तो मेरे जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो उनको बोल सकते हैं कि भाई एज ए ग्रुप, पूरा गांव एक आदमी नहीं, एज ए ग्रुप बोल सकते हैं कि हमारे हमारे गांव ना आए, इससे हमारा गांव का डेवलपमेंट रुकता है। जैसे कि कोई भी योजनाएं होती है, जैसे पुलिस है, पुलिस तो हर जगह पहुंचती है, मगर बहुत सारी योजनाएं होती है जैसे कि एएनएम के नर्स है जी या कोई स्कूल का टीचर है या कोई सोलर पैनल लगाने वाला आदमी है, तो वो उस गांव में जाने में जरूर डरेगा जिस गांव में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है नक्सल का, जी और उसके वजह से उस गांव की डेवलपमेंट रुकेगी। तो अगर उस गांव के लोग इनको अगर बोलते हैं कि भाई हमारे गांव मत आओ, तो नक्सलवाद को वापस जाना पड़ेगा। वापस ये एक बेहतर उपाय, बेहतर प्रयास हो सकता है। जगह जगह पे अति संवेदनशील इलाकों पे जो हॉक फोर्स की जो टीम है या पुलिस की जो टीम है कैंप में बना के रह रहे हैं, सर वहां पर ग्रामीण भी होते हैं, लेकिन देखा जाता है ग्रामीण घुल मिल नहीं पाते। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस और ग्रामीण के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हॉक क्या काम कर रही है? अभी आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग इस पर कवर नहीं की है। मैं आशा करूंगा कि आप किसी भी कैंप में हमारे जाएं और देखें कि हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग जन मैत्री काफी बहुत अच्छे सक्सेसफुली चल रही है। कम से कम 1000 बच्चे हमारे कैंप में हर दिन आते हैं, अलग अलग हमारे लोकेशन से, 28 अलग लोकेशन से बालाघाट मंडला में। तब 1000 बच्चे हमारे यहाँ हर दिन आते हैं जो पढ़ाई करते हैं हमारे पास, जिनको हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है या कोई बच्चा मैथ में कमजोर है तो उसको गणित या मैथ में ज्यादा उस पर ध्यान दिया जाए कि उसका मार्क्स जब इम्प्रूव होगा तो उसके माता पिता को भी समझ में आएगा कि जो हमारे पुलिसकर्मी साथ में उनके गाँव में रहते हैं वो उनके भाई हैं, उनके दोस्त हैं। तो इसलिए जो है इसको मैं चाहूंगा कि आप जाके थोड़ा व्यापक रूप से कवर करें। गाँव के बहुत सारे लोग हमसे इसके माध्यम से कॉन्टैक्ट में आते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो अगली पीढ़ी है वो आगे बढ़े। सर जरूर, हम अगर मौका मिला तो इस चीज को भी कवर करेंगे। सर एक सवाल ये भी, रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले केरेझड़ी में एक मुठभेड़ हुई थी सर, शायद आप भी वहां मौजूद थे। सर क्या परेशानी होती है आप लोग को वहां पहुंचने में, इतने पहाड़ियों के बीच में और इतने जंगल के बीच में घनी रात में? क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? क्या वस्तु स्थिति रहती है सर? जो परेशानियां जो हम लोग को रहती है, तो सबसे बड़ी मच्छर की परेशानी बहुत ज्यादा रहती है, और फिर उसके बाद जो है दूसरी परेशानी ये रहती है कि अब जब अभी गर्मी का जो समय था उसमें पानी आपका बहुत गर्म हो जाया करता था, किसी भी चीज में आप लेके जाओ उसको। फिर उसके बाद आप कहाँ पे रुकोगे रात में, सांप बिच्छू इस तरह की भी जो जानवरों की भी जंगली, जैसे कि कान्हा नेशनल फॉरेस्ट है, उसमें आपको काफी जंगली जानवरों को भी फेस करना पड़ता है। तो जो पूरा जो आप, जैसे कि जब मानव डेवलप कर रहा था, जैसे मानव पहले स्टोन एज था, फिर आयरन एज आया, फिर कॉपर एज आया, अलग अलग एज आते गए, इंडस वैली से, तो जो प्रॉब्लम शुरू से मानव फेस करता आया नेचर को, तो जंगल
में आपको ये सारी प्रॉब्लम उसी तरह से फेस करनी पड़ती है। सर गैलेंट्री क्या है और ये इसके क्या फायदे हैं और ये कैसे मिलती है? गैलेंट्री एक अवार्ड है, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, जो भारत सरकार द्वारा गजट में पब्लिश होती है। जो ये अवार्ड जो है उस काफी अलग अलग सर्विसेज के लिए दिया जाता है। जैसे कोई फायर सर्विस में है, कोई पुलिस सर्विस में है, कोई जो भी व्यक्ति एक आज कोई ऐसा साहस का कार्य करता है जिसमें उसके जान को जोखिम था, तब भी अपने वो कार्य को करने के लिए अपने जान को खतरे में लगाता है, जी तो उसको सम्मानित करने के लिए गारंटी दिया जाता है। गारंटी अपने आप में ही उसके फायदे, तो सबसे बड़े फायदा यही है कि आप के वर्दी पे रहता है वो, और आपको सबको पता होता है कि गैलेंट्री अवार्ड की इज्जत बहुत ज्यादा होती है। उसके साथ सरकार ने कुछ और मॉनिटरी बेनिफिट उसमें रखे हैं, मगर सबसे पहला चीज प्राइड है जो गारंटी के साथ आता है। जी सर, एक आखिरी सवाल, यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवा, चाहे वो आईपीएस सेक्टर में हो, जो किसी को आईएएस बनना हो, सर इन्हें क्या संदेश देना चाहिए, क्या कैसे प्रेरित करेंगे कि किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? जो भी युवा हमारे यूपीएससी फील्ड में हो, या कोई भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, या लॉ की तैयारी कर रहे हो, या बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि लगे रहना है। मतलब कि आपको अपने मन की नहीं सुनते हुए, बहुत बार आपका होता है कि कल मैंने 7 घंटे पढ़ाई कर ली, आज मेरा मन नहीं कर रहा और मैं अब कल पढ़ूंगा, तो मन पे अगर चलेंगे तो फिर आप कभी सफल नहीं होंगे। तो आपको हर दिन लगे रहने से, हर दिन जब आप लगे रहोगे, चाहे आप देश में कोई भी काम कर रहे हो, ये देश बहुत बड़ा है और इस देश में बहुत स्कोप है। अगला अगर आप सोचोगे तो अगला दशक, अगला 20 साल 30 साल बोलते हैं कि भारत का है, तो इस देश में बहुत स्कोप है, बहुत आबादी है और बहुत लोग हैं जो यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप कोई भी फील्ड में हो, आप उसका नॉलेज अच्छे से लो, कलेक्ट करो, अच्छे से समझो उस चीज को कि क्या है वो चीज, कैसे उसमें सक्सेस किया जा सकता है, और मेहनत करते रहो। उसके अलावा और उसके यही सबके लिए संदेश है, चाहे यूपीएससी हो या आम जिंदगी हो। तो ये थी सर ने जो अभी बताई कि नक्सल समस्याओं से हम कैसे निजात पा सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है नक्सल समस्याओं से निपटने का, किस तरीके से ग्रामीणों को जागरूक होके स्वयं से ही एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि नक्सलियों को अपने जो ग्राम में आने से रोकना पड़ेगा। जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक नक्सल समस्याओं से जो उभर पाना थोड़ा मुश्किल है। प्रज्वल राउते के साथ मैं सफीक खान, विचार।